नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कीर्ति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन में। आप सभी का स्वागत है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ नया सीखना और समझना लोगों को, अपने आप को। उन सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो आज हम कुछ विशेष जानने की चाहत में नफ़रत की बात करेंगे। यस, आज का जो टॉपिक है वो है नफ़रत, हेट। और नफ़रत से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम अपना नॉलेज इन्हांस करेंगे, अपनी अवेयरनेस को और इंक्रीज़ करेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि आप उस भीड़ से अलग आकर खड़े हो सकें। आप उस भीड़ से अलग आकर ना केवल सिर्फ खड़े हो सकें, बल्कि जिस हिस्से में जाकर खड़े हो सकें वहाँ और प्यार बढ़ा सकें, नफ़रत को घटा सकें। तो नफ़रत है क्या? नफ़रत एक इमोशन है, एक भावना है, लेकिन ये बड़ा ही नकारात्मक प्रकृति का भाव है, बहुत ही नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। ना केवल नकारात्मक बल्कि ये विध्वंसक, बहुत ही ज़्यादा नुकसान, क्षति पहुंचाने की क्षमता रखने वाला भाव है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस भाव वाले व्यक्तियों की कमी दुनिया में कम नहीं है। तो इस भाव का अभाव नहीं है, इस भाव का बहुत ज़्यादा भाव है, इसलिए और इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति भी है। इसलिए इस भाव को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नुकसान पहुंचाने की क्षमता ना रखे। जब आपके अंदर ये पैदा भी हो कभी, तो वो नुकसान ना आपको पहुंचाए, ना आपके आसपास के परिवेश को पहुंचाए, मतलब आप इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब ना करें। चलिए, तो नफ़रत के बारे में जानते हैं। तो नफ़रत एक तरीके की डिसलाइकिंग है, एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है, और उसके अंदर एक तरीके की अवॉइडेंस की विचार जो है वो ज़्यादा होती हैं। मतलब ये एक ऐसा इमोशन है जिसके अंदर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे नकारात्मक भाव रहते हैं। ये नकारात्मक भाव जो हैं उस व्यक्ति से हमें दूर रखने या उस व्यक्ति या वस्तु को हमसे दूर करने का भाव पैदा करते हैं लगातार। उससे नाराजगी हो सकती है, उससे गुस्सा हो सकते हैं। इस तरीके के भाव नफ़रत के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो नफ़रत है ये कुछ विशेष प्रकृति रखती हैं। वो विशेष प्रकृति क्या है कि नफ़रत डिस्ट्रक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, ये फैलती हैं, कंटेमिनेट करती हैं। मतलब आप ये मानिए कि अगर मेरे अंदर किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति कोई भाव है नफ़रत वाले, और मैं इस बारे में ज़रूर किसी व्यक्ति से चर्चा करूँगा, और ये अपने भाव जो हैं मैं उस पे प्रोजेक्ट करूँगा, जिससे कि वो व्यक्ति भी एक अवधारणा बनाएगा, अजम्पशन डेवलप करेगा। वो नहीं जानता, ना उस वस्तु को जानता है, ना उस व्यक्ति के ऊपर उसने कोई स्टडी किया है, लेकिन मेरी कांटेक्ट में होने की वजह से मैं उसको वो भाव, वो अर्थ देने की कोशिश करूंगा, और उसके आधार पे वो व्यक्ति अपनी अवधारणाएं बनाएगा। और वो, क्योंकि मैंने नेगेटिव इनपुट ही दिया है, तो वो जनरली नेगेटिव अवधारणा बनाने के चांसेस रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान अपना स्वविवेक इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। स्वविवेक इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत गिने चुने लोग हैं। ज़्यादातर लोग स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और आप जानते हैं कि इसी तरीके से रूमर्स भी फैलती हैं। तो रूमर्स जिस तरीके से मूव करती हैं, वैसे ही नफ़रत भी कंटेमिनेट बहुत तेजी से होता है। प्लस ये
इतना नेगेटिव इमोशंस डेवलप कर देता है कि उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। और वो मेजर चेंजेस किस तरीके के हैं वो हम आगे इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। अब नफरत से अगर नफरत पैदा हो भी रही है तो क्या समस्या है भाई? अगर नफरत पैदा हुई तो क्या समस्या है? ठीक है, तो नफरत पैदा अगर होती है किसी इंसान के अंदर तो सबसे पहला खतरा उस इंसान को खुद है, और दूसरा वो इंसान खुद सोसाइटी के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो कंटेमिनेट हो चुका है, नफरत उसके अंदर वो पैदा हो चुकी है। तो वो नकारात्मक भाव वो जहाँ पर भी उजागर करेगा वहाँ और चंद लोगों में वो नकारात्मकता बांटेगा, और वो नकारात्मकताएं बढ़ती 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 ज़्यादातर लोगों के अंदर वो फैल जाती हैं। ठीक है, तो नफरत दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाती है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। नफरत जो है वो डेवलप कैसे होती है? तो नफरत का जो विकास अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसका विकास जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर खास तौर से गुस्से से, नाराजगी से या नापसंदगी से, और कभी कभार कुछ इरिटेटिव चीज़ों की वजह से जो उनको इरिटेट करती हैं, परेशान कर देती हैं, उनकी वजह से ये नफ़रत पैदा होती है। कभी कभार कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इसमें शामिल होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस अगर किसी चीज़ के अच्छे नहीं रहते हैं या अच्छे एक्सपीरियंस ना रहने के आसपास में जो चीज़ें थी वो उनसे कनेक्ट हो गई हैं, उस वजह से भी किसी चीज़ को वो अवॉइड करने लगता है। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा स्टीरियोटाइप बिहेवियर बता रहा हूँ जो सोसाइटी में आसपास मैंने कभी कभार ऐसा देखा है या सुना है, ऐसे शब्द सुने हैं कि मैं ना जाने आज किसका मुंह देख के घर से निकला था कि मेरा काम बिगड़ गया। अगली बार वो व्यक्ति जिसको देखकर निकला था उस व्यक्ति को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि तुम मुझे मत दिखना सुबह सुबह जब मैं काम पे निकल रहा हूँ या मैं कहीं कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, तो नजर मत आना। जबकि ऐसा था नहीं, बट बिकॉज ऑफ कि उनका काम बिगड़ा और वो चाहते थे कि इसका जिम्मेदार मैं किसी और को बनाऊं, खुद को ना बनाऊं, उससे बचने के लिए, अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए वो पर्सन किसी और पे डाल देता है। ठीक है, तो इस चीज से भी नफरत बढ़ती हैं, पैदा होती हैं। चाइल्ड अब्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, ये कहाँ से आते हैं? इसमें नफरतें कहाँ से आती हैं? बचपन में किसी के साथ कुछ ऐसी हादसे हुए हैं या किसी के साथ कुछ ऐसा अनहोनी हुआ है, किसी ने उनका अब्यूज किया है, चाहे सेक्सुअली हुआ हो चाहे किसी भी तरीके से हुआ, तो ऐसे बच्चे उस पर्सन से, उस प्लेस से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये नफरत ट्रॉमा के रूप में लॉन्ग टर्म तक बनी हुई थी, इसी वजह से वो नफरत है। और इस नफरत की वजह से कई बार वो जिंदगी में अपने डिसीजन मेकिंग्स में भी प्रभावित रहते हैं, और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो उनकी होती है वो पार्शियली ठीक रहती है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। और नफरत कैसे पैदा हो सकती है? तो कभी कभार कोई छोटी मोटी बात है लेकिन कंटिन्यूअसली उस बारे में सोचना, रुमिनेटिव थिंकिंग जो है वो अगर करता रहता है कोई पर्सन, तो एक नेटवर्क बन जाता है ब्रेन के अंदर, और वो नेटवर्क हर टाइम उस पर्सन को उस वे में ही जज करेगा, क्योंकि नेटवर्क बन चुका है। न्यूरोप्लास्टिसिटी उस तरीके से वर्क करती है, हमारा ब्रेन उस तरीके से वर्क करता है, एक नेटवर्क, एक पाथवे डेवलप हो जाता है। तो जनरली वो न्यूरॉन उसी तरीके से मेजर करना स्टार्ट कर देता है हर एक पर्सन को, हर एक प्लेस को, हर एक थिंग को, और बिकॉज ऑफ उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम बन जाता है, तो वो जनरली नफरत की नजर से ही उस व्यक्ति या वस्तु को देखेगा। तो रुमिनेटिव थॉट्स जो हैं कंटिन्यूअसली नेगेटिव, एक नेगेटिव इंसिडेंट था, छोटा सा इंसिडेंट था, बट मैंने उस बारे में ज्यादा सोचा, फिर उससे कनेक्टेड दूसरे इमोशंस
जो थे, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो थे, वो भी उससे कनेक्ट करते गए तो वो बढ़ता गया तो उसकी जो नेगेटिविटी छोटी थी, उस नेगेटिविटी को हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया और नेगेटिव बनाया और बड़ा नेगेटिव बनाया और बड़ा नेगेटिव बनाया, और वो नेगेटिव 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 जुड़ते जुड़ते एक बड़ा नेगेटिव हो गया और वो नफरत में कन्वर्ट हो गया। सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से भी कई बार नफरतें पैदा होती हैं। सोशल इन्फ्लुएंशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि फैमिली में कई बार कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात होती हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दे के बताने की कोशिश करूँगा कि पॉजिटिव एग्जाम्पल दूंगा, मैं नेगेटिव नहीं दूंगा, क्योंकि नेगेटिव करने से भी हो सकता है कि ये पॉडकास्ट सुनने के टाइम में भी अगर मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया तो किसी का ईगो हर्ट हो सकता है, और ईगो हर्ट होने की वजह से उनको लगेगा कि इसको बंद कर देना चाहिए, आगे नहीं सुनना चाहिए, जबकि आगे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो मैं पॉजिटिव साइड से एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने कई बार एक एग्जांपल देखा होगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं उनके बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, फौज वाले अपने बच्चों को भी फौज में ही डाल रहे हैं। तो ये वो कर पा रहे हैं और हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये, फर्स्ट थिंग, इन्वायरमेंट। जिस प्रोफाइल पे ऑलरेडी फैमिली वर्क कर रही है, वो प्रोफाइल बचपन से वो बच्चा अपनी परवरिश के साथ देखता और सीखता है। जिस चीज़ को उसने बचपन से देखा और सीखा, वो चीज़ उसके लिए आसान होती गई, उसको प्रैक्टिस होती गई, और वो उसमें सफल होने के चांसेस अपने आप ही इंक्रीज हो गए उसके। प्लस कई बार इसका अपोजिट भी हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर कंडीशन में ही होगा कि वो बच्चा जज करता हो पेरेंट्स को उस रूप में कि इन्होंने मुझे उस वे में टाइम नहीं दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा अपने बच्चों के साथ में, तो वो नेगेटिवली उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे वो उसको दूसरे तरीके से लेने की कोशिश करेगा, वो एक अलग बात है। तो ज़्यादातर मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो पॉजिटिव था कि घर के इन्वायरमेंट की वजह से बच्चों के अंदर जिस तरीके से किसी सब्जेक्ट के प्रति प्यार पैदा हो सकता है, तो वैसे नफरत भी पैदा हो सकती है ना। और जनरली ऐसा करते हैं लोग, किसी को कोसते रहते हैं, किसी के बारे में इस तरीके की बातें करते रहते हैं, ठीक है ना, इतना नेगेटिव बोलते रहते हैं, इतना नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे भी वो पैटर्न को अडॉप्ट कर लेते हैं कि किसी के बारे में बेक बीचिंग करना उनके फेवरेट हॉबी बन जाता है। प्लस वो उस चीज़ को इतना एंजॉय करते हैं कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको जो टाइम मिला हुआ है पूरे डे में, उसका कोई यूटिलाइजेशन जो उनकी वेलबींग को या सोसाइटी की वेलबींग को इंश्योर कर सकता था, उन्होंने वो टाइम जस्ट बेक बिचिंग करके अपने छोटे से ईगो के सेटिस्फेक्शन के साथ में स्पेंड कर दिया, बस, और कुछ नहीं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि नफ़रत और किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं। तो नफ़रत अजम्पशंस के बेसिस पे, मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अवेयरनेस की कमी की वजह से, एक्सपोजर की कमी की वजह से भी नफ़रतें पैदा होती पाई गई हैं। जैसे स्टीरियोटाइप बिहेवियर जो हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर ट्राइब, पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति नेगेटिव बातें हुई और उन्होंने वो चीज़ें कभी चेक नहीं की हैं, बस उनको उनके ब्रेन में वो स्टीरियोटाइप पैटर्न में, मेंटल सेट में फिट हो गया है। अवेयरनेस की कमी, कई बार हमें नहीं पता होता है कि किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, लेकिन नहीं, किसी पर्सन को लगता है कि नहीं, इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल बिहेवियर तो हो ही नहीं सकता, मैं हूँ, मेरी वजह से बदलाव आना चाहिए इस इंसान की नेचर में। तो वो अगर नेचर में बदलाव अगर आ सकता होता उनके, तो आपके ट्रायल सक्सेस गए होते, और सक्सेस गए होते तो आपने उनको पूरी तरीके से बदल दिया होता, और अगर आपने पूरी तरीके से उस इंसान को बदल दिया होता तो जो इंसान वो पहले था वो तो वो रहा ही नहीं होगा, उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी होगी फिर तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने वाली होती हैं कि कभी कभार एक पर्सन बदलाव के लिए अपने आप को मजबूर कर रहा है या किसी और को मजबूर कर रहा है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रोल प्ले करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और उसकी वजह से नफरतें पैदा होती हैं।
कहने का मतलब यह है कि अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो भी कई बार एक इंसान उससे डिसअपॉइंटमेंट डेवलप करता है। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चलता है, फिर अगेन एक ऐसा इंसिडेंट डेवलप होता है, फिर अगेन डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो डिसअपॉइंटमेंट्स एड ऑन होते जाते हैं और फिर वो बाद में कल्टीवेट हो जाते हैं नफरत के अंदर। कभी कभार कुछ अनरिजोल्व्ड एंगर या फ्रस्ट्रेशन वाली जो स्टेट होती है, जो रिजोल्व नहीं हो पाती हैं, कपल्स में खास तौर से ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर भी इस अनरिजोल्व्ड स्टेट की वजह से हेट्रेट डेवलप हो जाता है। ठीक है, और हेट्रेट के अगेंस्ट मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल इमोशन है, तो मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके हाथ में एटॉमिक पावर है, तो उस पावर को आपको समझना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव पावर्स अगर आपके हाथ में हैं तो भगवान शिव जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव पावर्स भी रखते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव पावर्स का अपना एक ओहदा है, उसकी समझ होनी चाहिए और उसको रखने की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए इंसान को, कि उसका यूज़ गलत तरीके से ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा ही फिर डिस्ट्रक्शंस लाइफ में डेवलप हो रहे हैं। और मैंने कहा ना कि ये सोशल इम्पैक्ट डेवलप करता है। नफरत हमेशा कंटेमिनेट करके सोशल इम्पैक्ट डेवलप करता है, कभी इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं रहता है। अगर इंडिविजुअल तक लिमिटेड रहता होता तो ये डिस्ट्रक्टिव पावर बन ही नहीं पाती थी। ये डिस्ट्रक्टिव पावर इसलिए बन पा रही है क्योंकि ये कंटेमिनेट होके और लोगों तक फैलती हैं, और ये ह्यूमन नेचर की वजह से फैलती हैं, बट इम्पेक्ट बहुत बुरा करती हैं। तो इस तरीके से अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो नफ़रत है उसके पैदा होने में डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एंगर हो गया, रिसेंटमेंट हो गया, ट्रॉमा हो गए, मिसकंसेप्शंस हो गए, रुमिनेटिव थॉट्स हो गई, सोशल इन्फ्लुएंशन या फैमिली इन्फ्लुएंशन हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी लेकिंग मान लीजिए, अवेयरनेस की लेकिंग मान लीजिए, एक्सपोजर की लेकिंग मान लीजिए, अजम्पशंस बनाना और उसको दूसरों पे अप्लाई कर देना। ठीक है ना, प्री अप्लाइड मानना, प्री ऑक्यूपाइड हो जाना, ये सारे स्टेट जो हैं ये नफरत को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है ना, वो क्या इम्पेक्ट करती हैं, क्या वो नफ़रत को बढ़ाती हैं, क्या वो नफ़रत को घटाती हैं। मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही हैं, तो क्या उससे नफ़रत पैदा नहीं होती है? एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही हैं तो एक पर्सन खुश रह रहा है, ठीक है, लेकिन एक पर्सन जो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है, वो अगर बियॉन्ड द लिमिट, अपनी लिमिट को क्रॉस कर करके वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने अंदर से अपनी आइडेंटिटी की चैलेंजेस फेस करते हुए भी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हुए नफ़रतें पैदा नहीं हो सकती? नफ़रतें तब भी पैदा हो सकती हैं। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं दोनों साइड की बात करता हूँ, कभी एक साइड की बात नहीं करता। दोनों के डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करते हुए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो ये बहुत पावरफुल इमोशन होने के साथ में डायरेक्टिव अगर हो जाए, थोड़ा सा उसमें डायरेक्शन शामिल कर लें कि हाँ, यहाँ पर नफ़रत को ना लाएं, हम रिसेंटमेंट को वहीं डील कर लें, वहीं अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लें, वहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कर लें, थोड़ा सा अवेयर्ड रहें कि हाँ, ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके के होते हैं, तो ये ट्रबल्स नहीं आती लाइफ में और हेट्रेट डेवलप ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट जो हो जाता है हेट का, इस हेट के डेवलपमेंट के बाद अब बात कर रहे हैं हम कि इसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे किस तरीके से पहुंचते हैं, इंडिविजुअल पे क्या रहते हैं। तो इंडिविजुअल तो अपने आप को डैमेज करता ही है, उसकी वजह से वो बाइस्ड बिहेव करेगा, वो अवॉइडेंस डेवलप करेगा। ठीक है,
हेट का सबसे जो मेन रिजल्ट जो आता है, इम्पैक्ट जो पड़ता है, वो है डिवाइड। नफरत हमेशा लोगों को बांटती है, अलग कर देती है, तोड़ देती है। तो इस बात को समझिए कि नफरत की वजह से समाज के अंदर चाहे परिवारों के टुकड़े हो जाएं, चाहे युद्ध हो जाएं, चाहे एक दूसरे को देखना पसंद ना करें, तो ये खूब सारी चीज़ें हैं जो नफ़रतों में कन्वर्ट होने के बाद चीज़ें आती हैं। कई बार ना नुकसान पहुंचाने की जो फीलिंग है, दूसरे को नुकसान पहुंचे, और अगर वो खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता तो जनरली एक पर्सन क्या करता है बताइए? जनरली एक पर्सन जो जस्टिफाई कर रहा है कि आपने गलत किया है तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही फ्यूचर में, वो जस्टिफाई कर रहा है, चाहे कर्स के बेसिस पे कर रहा हो, मीन्स लाइक कभी कभार लोग श्राप दे देते हैं, ठीक है ना, कि दिल दुखा है तो ये बात है, वो बात है। तो ये सारी चीजें किस वे में है? नफरतों के उस स्टेट के वे में है कि जब एक पर्सन किसी की नफरत को भी डील नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर, और नफरत है तो जस्टिफाइबल तो बहुत रेयरली होती हैं। अगर उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा और इनको अगर मैं छोड़ दूं, कुछ पीटीएसडी के केसेस को मैं छोड़ दूं, तो जनरली हम नफरत को ज़्यादा ही न्यूट्रिशन देते हैं अपने एंगर, अपनी रूमिनेटिव थॉट के थ्रू, और उसको ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, जबकि वो इतनी बड़ा मैटर नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट वो बनाया जाता है। और आजकल सोसाइटी में वो पैटर्न भी है, इस तरीके से टेक कर देना किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप। क्या सभी लोग जानते हैं पर्सनालिटीज़ कितने वेराइटी की होती हैं? क्या वो जानते हैं कि पर्सनालिटी के कौन कौन से ट्रेट्स कॉमन ट्रेट्स हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं? नहीं जानते हैं। इवन दो कई बार कई प्लेटफॉर्म पे मैंने कई अच्छे 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 ऑथर्स हैं, बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि ऐसे पर्सन को कट आउट कर दो, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट कर दो। कट आउट कर दो पर्सन को कट आउट करने का मीनिंग आप समझिए कि एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, और अगर वो पर्सन इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में आया, या किसी टाइप का रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ हो या कपल्स हो सकता है कि बिजनेस मॉडल में भी हो सकते हैं रिलेशनशिप, ठीक है ना। कट आउट करना लाइक आप हर रिश्ता नेट प्रॉफिट पे ही चलाते हैं, कहीं पर आपकी सर्विंग क्वालिटी नहीं आती। सेल्फ को डिस्ट्रॉय करके सर्व नहीं मत कीजिए, मैं भी मानता हूं नहीं करना चाहिए सेल्फ को डिस्ट्रॉय करके, बट स्पेसिफिक देखा जाए तो स्पेशल लोगों की नीड को फुलफिल कौन लोग कर पाते हैं? जो अनकंडीशनल सर्विंग में बिलीव करते हैं। और अनकंडीशनल सर्विंग का मतलब ये होता है कि उनके साथ अगर कुछ ऐसा चैलेंज आ भी जाता है तो वो उस पे कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, वो अनकंडीशनल रखेंगे। कुछ लॉस होता है, दे विल हैंडल इट। और ऐसे लोग दुनिया को चला पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं है उनकी बहुत ज़्यादा, अबेंडेंस उनके अंदर सिर्फ एक पॉइंट से ही हो जाता है। लेकिन यस, मैं उतना भी नहीं कोसूंगा किसी को, लेकिन जनरली ऐसा जब मैं देखता हूँ तब मुझे लगता है कि अरे यार, आप बहुत अच्छे ऑथर्स हो, आप लिखते हो, ठीक है, इतना अच्छा आप लिखते हो, और एट द एंड आप खुद अपनी लिखी हुई चीज़ों को ही पता नहीं अवॉइड कर चुके हो, भूल चुके हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सनल रीजन की वजह से वो वीडियो डाला है, आई डोंट, लेकिन ऐसा देखा है मैंने। तो हेट के
ये भी मैं मानता हूँ, आई थिंक कि वो हेट का ही एग्जाम्पल होगा कि पता नहीं उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट हुआ हो तो आई डोंट नो, और उन्होंने इस तरीके का कमेंट कर दिया हो तो। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि इमोशंस के इस पार्ट में जहाँ नफ़रत ने अपने आप को डेवलप कर लिया है, इंडिविजुअल लेवल पर वो इम्पेक्ट कर रही हैं, सोशल लेवल पर उनके इम्प्लीकेशंस की बात हम कर रहे हैं तो डिवाइड कर देती है, अवॉइडेंस डेवलप करती हैं, ठीक है ना, नेगेटिव वर्डिक्स कम्युनिकेशन के नेगेटिव पैटर्न डेवलप करती हैं, ठीक है, जिसमें एक मैंने एग्जांपल दिया कि लोग किसी को श्राप दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी से परेशान है तो उसको भला बुरा कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब नफ़रत के बारे में एक बात बोली जाती है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ नफ़रत आ जाती है। तो मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ता हूँ, तो स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत एक कंक्लूज़न जो अभी तक पढ़ा है उससे जो कंक्लूज़न बनता है वो ये है कि प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत पॉजिटिव इमोशन है प्यार, ठीक है, और प्यार इतना पॉजिटिव इमोशन है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला इमोशन है। सिर्फ एक पॉइंट जहां पर मैं मानता हूं कि प्यार पावरफुल ज़्यादा है नफ़रत से, वो सिर्फ एक और एक पॉइंट है कि अपने प्योरिस्टिक फॉर्म में ये कभी ख़त्म नहीं होता है। नफ़रत को बना के रखने के लिए इंसान को झूठे एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है, अपने आप को झूठ बोलना पड़ता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर करके वो उस नफ़रत को बना के रख पाएगा। लेकिन जिसका प्यार है उसको कोई ईगो का सेटिस्फेक्शन नहीं करना है, कोई किसी और को सेटिस्फाई नहीं करना है, वो अपने प्योरिटी के साथ में, अपने प्यार के साथ में खड़ा रहेगा। तो जहाँ लोग ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई प्यार है तो नफरत है, नहीं, जहां प्यार है वहां नफरत है ही नहीं। और जो ये कहते हैं कि जहां नफरत आज है वहां कभी प्यार था, तो ये मैं बात कहूंगा कि वहां प्यार नहीं था, वहां अपेक्षाएं थी और जो पूरी नहीं हो पाई, और वो जो पूरी नहीं हो पाई उसकी वजह से नफरत पैदा हो गई, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन डिपेंडेंट इमोशंस जो होते हैं ना, एक्सपेक्टेशन बेस, ये फुलफिलमेंट नहीं हुआ, डिसअपॉइंट हो गए, वो बिहेव नहीं हुआ, रिसेंटमेंट आ गया, नफरत भी आएगी फिर तो। और ये चीज़ तो डैमेज करने वाली ही चीज़ है, चाहे वो रिश्तों को डैमेज करे, चाहे वो सोसाइटी को डैमेज करे, चाहे वो फैमिलीज को डैमेज करे, करेगी। तो नफरत और चाहत में एक पॉइंट लोग बाग एग्जाम्पल देते हैं कि जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधेरा होता है, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ उजाला होता है। ये भी बातें मैं समझ नहीं पाता हूँ। इन बातों को इस तरीके से समझें कि जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले की अपनी वैल्यू है और वो नज़र आएगी, ठीक है। अंधेरे में अंधेरा नज़र नहीं आता, लेकिन अंधेरे में उजाला जरूर नज़र आता है। दूसरी बात, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा है ही नहीं, उसका वजूद क्या है। जब एक बार उजाला आ गया तो प्रकाश आने के बाद तो अंधेरा हटना ही है। तो नफरत भी इसी पॉइंट पे, ठीक है ना। स्पिरिचुअली अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो ये समझ में आता है कि अगर प्यार इस इंटेंसिटी के साथ में और इतना वृहद तौर पर आता है, ठीक है, इतना लार्ज स्केल पर हो, तो नफरत उससे एक पॉइंट हमेशा छोटा ही रहता है, ठीक है। तो वो कभी ना कभी एट द एंड पॉइंट भी अगर आया तो वहां पर जाके प्यार जीत जाएगा, वहां नफरतें हार जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें नफरत को हटाना है लाइफ में से, मैं नहीं चाहता कि नफरत रहे जीवन में, तो क्या करें। सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को एजुकेट करें,
अपने आप को थोड़ा अवेयर करें, खुद के बारे में अवेयर करें, प्लस जनरल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अवेयर करें। वो अवेयर करने के लिए एम्पैथी यूज़ करें। एम्पैथी का मतलब ये हुआ कि अपने आप को उस पर्सन की जगह रख के देखिए और वो कंडीशन में रखने के बाद आप क्या बिहेव कर सकते हैं उसको रख के देखिए। वहां पर आपके सामने जो आपका बिहेवियर है, जो आज आप ए पॉइंट पे खड़े होके कर रहे हैं, अपने आप को बी पॉइंट पे रख के देखिए और बी पॉइंट पे रहते हुए ए पॉइंट के बिहेवियर को जज नहीं करना है। आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि ये जो बिहेवियर चाहेगा वहां पर वो मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर से शायद आंसर आएगा कि नहीं यार, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा ओपन डायलॉग होना चाहिए। ओपन डायलॉग का मीनिंग ये हुआ कि कम्युनिकेशन जो है किसी भी पोजीशन में डिबार नहीं करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है, खास तौर से रिलेशनशिप्स वाले लोगों के लिए ये एग्जाम्पल सूट होता है, बाकी के लिए तो नहीं है। जहाँ नफरत है वहाँ कम्युनिकेशन वो चाहेंगे ही नहीं, उसको तो अवॉइडेंस में ही ले जाना चाहेंगे जनरली, ठीक है ना। तो जहाँ अवॉइडेंस ही प्रायोरिटी है, दैट्स गुड, ठीक है। जहाँ आपके एजेंडाज नहीं है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कम्युनिकेशन को ठीक करें। अनरिजॉल्व्ड कोई एंगर या फ्रस्ट्रेशन है उसको रिपेयर करें और वापस से अपनी वेलबींग, अपने आसपास के इन्वायरमेंट की वो जो फ्रेशनेस है वो वापस डेवलप की जा सकती है। कई बार ना डाइवर्सिटी को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती लोगों में। ये अवेयरनेस से सेटल हो जाता है वैसे पॉइंट, लेकिन डाइवर्सिटी को डाइजेस्ट करने का पावर डेवलप करने के लिए ना आपको एक्सपोजर को थोड़ा इनहेंस करना पड़ेगा कि आप एक्सपोजर लेवल बढ़ाओ, ठीक है। वो कूप मंडूक बन के ना रहे, कुएं से बाहर आए, कुएं का मेंढक बन के रहते हैं तो कई बार हमें लगता है कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे भी दुनिया है। कभी कभार अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा मेरे में या मेरे आसपास ऐसा कोई पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हेट भरी हुई है, तो उस पर्सन को फ्री एसोसिएशन टॉक करना चाहिए। प्लस थेरेपी या काउंसलिंग के लिए वो जा ही सकता है, वो रास्ते तो हमेशा खुले हुए हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पास में ये फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है तो वो कोई एक अच्छे दोस्त के पास जाएं और बताएं पूरी सिचुएशन कि मैं XYZ पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे मेरे को नफरत है, ठीक है ना, और मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स है मेरे पास नफरत करने के। सामने वाला पर्सन कहेगा कि भाई इससे फ्यूचर लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, अगर हो सकती है इट्स गुड, नहीं हो सकती तो लीव इट, ठीक है। हाँ, किसी ने कुछ गलत किया है, लाइक अब्यूज़र है कोई, आपके पास्ट लाइफ में आपको बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ किया है जिसने, जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए मैं डेफिनेटली, अगर आप तब एक्शन नहीं ले पाए, आज भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है और उनको अवॉइड करते हैं, दैट्स ऑल ओके, ठीक है, दैट्स ऑल ओके, बट टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये भी ट्रॉमा में कन्वर्ट होते हैं। तो इस बारे में भी बात करके अपने आप को एटलीस्ट न्यूट्रलाइज कर लें कि वो हेट्रेट जो है ना वो आपको बार बार कॉन्स्टेंटली इम्पेक्ट ना करें, क्योंकि कई बार इससे एंजाइटी इश्यूज डेवलप होते हैं और पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डील कर लिया जाए। इसके अलावा आखिरी पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि नफरत आपके लिए बनी नहीं है। ना कोई आपसे नफरत करे, ना आप किसी से नफरत करें। नफरत की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत है। ये आप भी जानते हैं, ये सभी लोग मानते भी हैं कि दुनिया में आज प्यार की कमी है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्यार की कमी है तो आप अपने आप को नफरत करने वाले लोगों के झुंड में से निकालें और प्यार करने वाले लोगों के ग्रुप में शामिल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो आज आपसे हमारी जो बात हुई है वो नफ़रत के बारे में बात हुई है। नफ़रत कैसे बनती है, क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है,
किस तरीके से वो लोगों को बांटती हैं, कैसे वो अवॉइडेंस डेवलप करती हैं और कितनी डिस्ट्रक्टिव हैं, कितना डैमेज वो एज ए इंडिविजुअल पैदा करती हैं, एज ए सोसाइटी में पैदा करती हैं, फैमिली में पैदा करती हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। प्लस ये सेल्फ पे भी कितना इम्पेक्ट करती हैं, किस तरीके के उसके नेगेटिव इम्पेक्ट आ सकते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद हमने बात की कि जो इमोशन हेड से और कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसमें एंगर हो गया, रिसेंटमेंट हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गए, कोई ट्रॉमास हो गए, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। नफ़रत और चाहत के बारे में एक कंपैरेटिवली ये भी मैंने आपको बता दिया कि नफ़रत से एक पॉइंट हमेशा प्योरिस्टिक फॉर्म में जो प्रेम है वो रहेगा ही रहेगा, और अंततः जीत प्रेम की ही होती है, ये तय है, ठीक है। नफ़रत अपने को सेटिस्फाई करने के लिए सारे नेगेटिव टेंट्रम्स करने के बाद हार जाता है। इट इज़ द ओनली ट्रुथ जो जानने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान है ना, गीता में कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी ही बनाई हुई है और मेरे में ही समाहित है वो, ठीक है ना, पार्ट है, मेरे ही पार्ट है। माया भी बनाई है तो मैंने बनाई है, ठीक है। तो लाइक वो जो डिस्ट्रक्शंस हैं वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से पार्ट में रहना है। तराजू के दो पलड़े हैं, आप किसी में चुन तो सकते हैं ना कि आपको किस साइड रहना है। ईश्वर अगर आपको मौका दे चुनने का तो आप अच्छे वाले पलड़े में रहें। तो आखिरी मेरा मैसेज यही है कि आप नफ़रत से अपने आप को अलग करें। अलग करने के तरीके मैंने आपको बताए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने आसपास की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर आपका मेन मुद्दा जो है जीवन को आगे बढ़ाने का वो प्रोग्रेसिव नेचर वाला है, लर्निंग एटीट्यूड रखने वाला है, तो जीवन में निश्चित तौर पे आप बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने आसपास का, अपने देश का जीवन बेहतर बनाने में हमेशा सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपसे अलविदा लेते हैं। और अगर आपका इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, इस नफ़रत के पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करने का स्पेस अगर आप किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो आप वहाँ से मेरी आईडी पिकअप कर सकते हैं। दिल की ज़मीन करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इस रिगार्डिंग कि आप अपनी लाइफ में कहाँ बदलाव चाहते हैं और क्या आप सुनना चाहते हैं, वो भी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों ने सुना उसके लिए।